हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धनंजय कुमार है और आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 9th और साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम उत्तक है उसको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर का जो नाम है वह दिया गया है उत्तक। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में उत्तक के बारे में। उत्तक क्या है, इस सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले उत्तक है क्या। तो देखिए, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी शारीरिक वैज्ञानिक जोवियर विसेट ने 1801 ईस्वी में किया था। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर उत्तक शब्द का नामकरण किसने किया था। तो सबसे पहले उत्तक शब्द का नामकरण फ्रांसीसी शारीरिक वैज्ञानिक जोवियर विसेट ने 1801 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तक का डिफिनेशन। तो ये हो जाएगा, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और देखें बताया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही प्रकार के यानी जो भी कोशिकाएं एक जैसी होती है और उनके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक के जनक मालगेली को कहते हैं। और उत्तक के जनक यानी जो उत्तक के खोज किए थे उसका जनक को क्या कहते हैं, उनका जनक कौन है, तो उनका जनक मालगेली हैं। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उत्तक के प्रकार। तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक होते हैं, एक जंतु उत्तक होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पादप उत्तक। तो देखिए पादप उत्तक क्या होते हैं, वैसे उत्तक जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं उसे पादप उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जाए, वैसे उत्तक जो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतिकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। तो आगे देखते हैं हम लोग, पहले इसके बाद देखेंगे हम लोग विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में। यहाँ पे हम लोग का दिया गया है विभाज्योतिकी उत्तक। वैसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। बताया जा रहा है, वैसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। यह उत्तक की कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती है। और इस उत्तक की कोशिकाएं जो होती है कैसी होती है, छोटी होती है या अंडाकार होती है या फिर बहुभुजी होती है। यह उत्तक जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। और यह जो उत्तक होता है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो जीवित कोशिका की बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया, आप लोग यहाँ पे सेलुलोज कर लीजिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। और इस जो विभाज्योतिकी उत्तक होते हैं इसके ऊपरी सतह किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। जो विभाज्योतिकी उत्तक होते हैं, अब उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके कितने प्रकार होते हैं, तो इनके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले होते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, दूसरा होते हैं पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, तीसरा होते हैं अंतःवैशी विभाज्योतिकी उत्तक। तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये है जो हम लोग का सबसे ऊपरी सिरा, पेड़ का सबसे जो ऊपरी सिरा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। फिर इसके मध्य वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवैशी विभाज्योतिकी उत्तक। और उससे अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में। तो देखिए, ये विभाज्योतिकी उत्तक पौधों के वृद्धि क्षेत्र जैसे तनों के शीर्षस्थ भाग में एवं जड़ के अग्रस्थ भाग में भ्रूण अवस्था से ही पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जितने भी विभाज्योतिकी उत्तक हैं वो पेड़ के वृद्धि क्षेत्र जैसे तनों के जो तना होते हैं उसके शीर्षस्थ भाग में या फिर जड़ के अग्रस्थ भाग में भ्रूण अवस्था से ही पाए जाते हैं। मतलब वो जब छोटे बीज के रूप में होते हैं उस समय से ही होता है। अतः इसे प्राथमिक विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक विभाज्योतिकी उत्तक भी हम लोग कहते हैं। फिर देखिए, इस मुख्य
इसका मुख्य कार्य तना और जड़ की लंबाइयों में वृद्धि करना होता है। और इस ऊतक का मुख्य कार्य जो होता है वो तना और जो जड़ है उनमें क्या करना है, उनकी लंबाइयों में वृद्धि करना होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया गया है हम लोग का पार्श्वस्थ विभज्योतिकीय ऊतक। आपने यहाँ पे पार्श्वस्थ विभज्योतिकीय ऊतक देख लीजिएगा, ये गलती से टाइपिंग हुआ है। ये पौधे के पार्श्व भाग में कैम्बियम या कर्क कैम्बियम के रूप में पाए जाते हैं। और ये देखिए बताया जाए, ये ऊतक जो होते हैं वो क्या, पौधे के पार्श्व भाग में यानी आंतरिक भाग में कैम्बियम और कर्क कैम्बियम के रूप में पाए जाते हैं। इनके ऊतकों की विभाजनशीलता, जो इनके ऊतक है उनकी विभाजनशीलता जो है वो कितना के कारण ही क्या होता है, पौधों में द्वितीय वृद्धि होती है। यानी ये जो पार्श्वस्थ विभज्योतिकीय ऊतक है, इनकी एक कैम्बियम और एक कर्क कैम्बियम के कारण दो परत पौधे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी मोटाई में, पौधे की मोटाई में द्वितीय वृद्धि हो जाती है और पौधे की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं अंतःवैश्विक विभज्योतिकीय ऊतक। ये ऊतक पत्तियों में वृंतों के पास, पत्तियों में वृंतों के पास एवं पर्वों में पाए जाते हैं। और ये जो ऊतक है वो क्या, अंतःवैश्विक विभज्योतिकीय ऊतक जो है वो क्या पाए जाते हैं, पत्तियों के वृंतों में के पास या फिर पर्वों में पाए जाते हैं। इस ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन से शाखाएं बनती है। और यह जो ऊतक जब इसके ऊतक की कोशिकाएं जब विभाजन में होती है तो उस समय क्या बनता है, पौधे की एक शाखाएं बनती है। इसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़कर अस्थायी ऊतक का रूप ग्रहण कर लेती है। और इसके ऊतक जो है क्या, तेजी से बढ़कर अस्थायी ऊतक की रूप ग्रहण कर लेती है, यानी तेजी से बढ़ती है, उसके बाद उसको क्या होती है, अस्थायी हो जाती है, यानी उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक के बारे में। आखिर अस्थायी ऊतक क्या होता है, विभज्योतिकी के में कोशिकाओं विभेदन की क्रियाओं के पश्चात कोशिकाओं की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। अधिक बताया जाए, विभज्योतिकी ऊतक के विभेदन की क्रिया के पश्चात कोशिका की जो विभाजन क्षमता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब इसके बाद कोशिका जो है विभाजन नहीं हो पाता है और धीरे धीरे उनकी आकृति, आकार और कार्य अस्थायी हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनकी आकृति और उनके आकार और उनके कार्य जो है क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। ऐसे ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। और इस प्रकार के ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति और विकास के आधार पर अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं। अब हमें बताया जा रहा है उत्पत्ति और उसके आकार के आधार पर, उसके विकास के आधार पर जो अस्थायी ऊतक है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है द्वितीय अस्थायी ऊतक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। आखिर सरल अस्थायी ऊतक होता क्या है, समान अस्थायी कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है समान कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को, यानी एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। फिर आगे देखिए, यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृदु ऊतक, दूसरा स्थूलकण ऊतक, फिर होता है दृढ़ ऊतक। पहला हम लोग देखेंगे मृदु ऊतक। ऐसे सरल अस्थायी ऊतक जो पतली कोशिका भित्तियों वाले कोशिकाओं के समूह होते हैं उसे मृदु ऊतक कहते हैं। अब यहाँ बोला जाए ऐसा सरल अस्थायी ऊतक जो पतली कोशिका भित्तियों वाले कोशिकाओं के समूह से बना होता है उसे क्या कहते हैं, मृदु ऊतक कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं मृदु ऊतक की विशेषता। पहला है, इस ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार अथवा अनियमित आकार की होती है। और इस मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसे गोलाकार होती है, अंडाकार होती है या फिर अनियमित आकार की होती है। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं और इस कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, यानी रिक्तिका पाई जाती है।
इसके जीव द्रव्य में रिक्तिकाएँ पाई जाती है, यानी जहाँ जो यहाँ पे बातें बोली जा रही है अंतः बीच में अंतः कोशिकीय स्थान पाई जाती है, यानी उसमें रिक्तिकाएँ पाई जाती है। फिर आगे देखिए चौथा हम लोग को दिया गया है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ये उत्तक तना, जड़, पत्ती और बीजों के एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। फिर देखिए हम लोग दिया गया स्थूलकोण उत्तक, जब मृदु उत्तक के कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज जमा हो जाता है तब स्थूलकाय मिट्टी और पचिपी होती है। ऐसे उत्तकों को स्थूलकोण उत्तक कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्थूलकोण उत्तक की विशेषता। इस उत्तक की कोशिका जीवित होती है। इस उत्तक की कोशिका मोटी, भद्दी या लचीली होती है। फिर देखते हैं हम लोग आगे। इसका तीसरा दिया गया है, इसके जीव द्रव्य में रिक्तिका कम पाई जाती है। इस उत्तक की कोशिकाओं के कोनों में सेलुलोज भरा होता है, जिसके कारण अंतःकोशिकीय स्थान कम पाए जाते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है और आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे के हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।